हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो भारत के जो उत्तर के मैदान हैं उनके बारे में पढ़ा था। उनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने थार के मरुस्थल को भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार को भी पढ़ा था। लेकिन हमने आपसे बोला था कि प्रायद्वीपीय पठार की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी। फिलहाल तो हमने उसमें भी काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ा था, लेकिन अब इसमें वहीं से शुरू करेंगे और पूरा प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। अरावली पर्वत, जितनी भी आपकी चोटियां आएंगी वो सारी सारी पढ़ेंगे। विंध्यन पर्वत, आपका नागपुर का पठार, मेघालय, सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरी इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं और ज्योग्राफी की चल रही हैं, पॉलिटी की चल रही हैं, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री की मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा का पूरा इतिहास मात्र 4 क्लासों में और बहुत ज़्यादा आपका ऐसा होगा 30-32 घंटे में आपका कवर करा दिया है। तो आप वो कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल में कवर कराया है। आप उसकी पीडीएफ देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या, तो ऐसा भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार इसको पढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में जो बात की थी वो हमने ये सारी बातें कर ली थी, लेकिन हम फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कहते किसे हैं। उससे पहले हम एक बात देख लेते हैं कि जो पठार होता है वो क्या होता है। तो पठार जो होता है वो 300 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है। ऐसा क्षेत्र, ऐसा टापू, ऐसा मतलब कोई उठा हुआ भाग पृथ्वी का जिसको 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, वो आपका क्या होता है, पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार नहीं, पठार कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार इसलिए कहा जाता है, उसको क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ कोई भूभाग है, कोई भी लैंड एरिया है, तो वो आपका क्या होगा, प्रायद्वीपीय कहलाएगा। जैसे आपका एक ये है और इसके चारों तरफ आपका क्या है, वाटर वाटर है, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका द्वीप हो गया। लेकिन अगर इसके 3 ओर आपका क्या है, पानी है और एक और आपका स्थल है, 3 ओर पानी है, तो आपका वो प्रायद्वीपीय कहलाएगा। जैसे जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका ये वाला है, वो ये वाला आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। अब ये वाला जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके इधर आपका क्या है, अरब सागर है, नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर है, और इधर आपका क्या है, बेस्ट ऑफ मतलब बे ऑफ बंगाल है। तो आपने मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, अरब पश्चिम में है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में आपका क्या है, हिंद महासागर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या बात की है। और जो पठार होता है ना, वो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ समतल भाग कहलाता है, छतनुमा भाग। जैसे कि कोई भाग है बहुत ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये आपकी क्या है, ज़मीन है, और यहाँ पे एक भाग ऐसे उठा हुआ है, लेकिन ये कैसा है, ये ऊपर एक तरीके से छत जैसे छतनुमा आपका बन गया। ये छत, ये क्या है, आपका सपाट एरिया है, ऊपर का ये एरिया क्या है, सपाट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्लेटू कहलाएगा, यानी कि पठार कहलाएगा। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार की, हर पठार की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 से लेके मतलब 600 से लेके 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से लेके 900 मीटर तक है। और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये गोंडवाना लैंड क्या होता है सर, ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे तब मैं वहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे लगाऊंगा। ये जो गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, तैतीस सागर है, पेंजिया है, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बात करेंगे। प्रायद्वीपीय जो पठार है वो हमारा अंगारा लैंड का भाग, मतलब गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है, उसमें हम बात करेंगे कि ये जो महाद्वीप बने हैं वो कैसे बने हैं। तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री बोलता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण तक की जो मतलब उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी एक तरीके से जो क्या बोलता हूँ लंबाई है, तो वो आपकी कितनी है, 1600 किलोमीटर है। यहाँ पे किलोमीटर लिखना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे क्या है, 1600 किलोमीटर है। आप याद रखना, ये क्या है, 1600 किलोमीटर। जैसे आप यहाँ से ये आपका क्या है, प्लेटू है, ये आपका क्या है, प्लेटू है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी है ये 1600 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व, मतलब इधर से लेके और इधर तक की जो दूरी है यहाँ तक की, ये 1400 किलोमीटर है।
और इसकी जो ढलान है वो ढलान पश्चिम से पूर्व है, मतलब इधर को है, इसकी ढलान इधर को है, किधर को, गुजरात से आपका किधर को, आप उड़ीसा की तरफ इसको क्या जाएंगे, इसकी ढलान आपको देखने को मिलेगी। ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है। निर्माण जो इसका हुआ है वो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के अवसाद के निक्षेपण से हुआ है, मतलब समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी उठा, वो ज्वालामुखी उठा तो उससे क्या निकला, एक लावा निकला, वो लावा ज़मीन पे जाके इकट्ठा हो गया और वही लावा आपका क्या बन गया, पठार का उसने रूप ले लिया। और ये कब, आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। आर्कियन युग में ऐसा हुआ था, लावा बना था, ज्वालामुखी उठा था, तब से ये निर्माणित हो गया है। अब ये जो सारा क्षेत्र है इसमें आपके अलग अलग आपके क्या आ रहे हैं, पठार भी आ रहे हैं। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, विस्तार इसका कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेके इसका यहाँ पे ये आपके क्या है, राजस्थान है यहाँ पे, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेके झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में इसका विकास, इसका विस्तार है। तो इतने सारे राज्यों में देखिए, इसमें गुजरात में इसका विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी साउथ के जितने भी आपके हैं, बस वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए, वेस्ट बंगाल के बाद आप उड़ीसा ले लीजिए, और आप गुजरात के बाद उससे ऊपर का जो क्षेत्र है राजस्थान का, जो पश्चिमी जो दक्षिण पूर्व आपका क्षेत्र है वो ले लीजिए। बाकी आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब में आपका ये पड़ता है। तेलंगाना में भी आपका ये पड़ता है, तो ये सारे क्षेत्रों में ये पड़ता है। यहाँ पे तेलंगाना लिखा नहीं है लेकिन तेलंगाना में भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में है तो तेलंगाना में भी है, क्योंकि तेलंगाना है तो यहीं पे, तो ये सारा का सारा क्या है, ये तेलंगाना में भी यहाँ पे है। तेलंगाना यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्या है, एक मैप है जिसमें आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपका क्या है, पूरा का पूरा प्लेटू है, ये दक्कन का प्लेटू है। और यहाँ पे मतलब मैप में भी कोई फिक्स चीज़ नहीं मिल पाती है। ये यहाँ से आपका क्या है, ये सारा का सारा प्लेटू है, इधर ये सब प्लेटू है आपका, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड वगैरह सब इसमें ही लगता है। ये वाला क्या है, हमारा थार डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट है। और ये हमारे क्या है, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, ये ग्रीन ग्रीन, ये भी आपके क्या है, कोस्टल मैदान है। ग्रीन ग्रीन जो भी आपको दिख रहे हैं वो मैदान है, ये आपके क्या है, कोस्टल मैदान है, क्या है, वेस्टर्न जो आपके घाट हैं और जो आपके ईस्टर्न घाट हैं, तो उन पे मैदान भी हैं। वहाँ पे देखिए पहाड़ी क्षेत्र भी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, मैदान भी है। तो पहाड़ियाँ मैं इसमें शायद मैं पढ़ा चुका हूँ इसकी पहाड़ियाँ, और जो क्या बोलता हूँ, इसके घाट आज को प्लेन्स हैं, इनको मैं पढ़ाऊँगा। तटीय मैदान, तटीय आपके द्वीपीय मैदान, सारे मैदान में आज पढ़ाऊँगा आपको, आज नहीं तो अगली क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन कौन सा है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ हमको पढ़ना रहती है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग हैं, इसमें आपका मालवा का पठार आता है, बिल्कुल सही बात सर। इसमें आपका छोटा नागपुर का पठार भी है सर, इसमें बुंदेलखंड का पठार भी है सर, बघेलखंड का भी, छोटा नागपुर, दंडकारण्य पठार भी है। अरावली पर्वत, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारी चीज़ें सर इसी में आती हैं सर, बिल्कुल इसी में आती हैं। अब एक बार इसको मैप से देखिए, यहाँ पे जो मैप है यहाँ पे इसको देख लीजिए एक बार। हालांकि मैं मैप और भी लेके आया हूँ, उनको भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं। ये सारे के सारे, जैसे ये बुंदेलखंड का पठार है, ये आपका बघेलखंड का है, छोटा नागपुर, ये आपका मालवा का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, ये सारे के सारे, ये शिलोंग का पठार, ये सारे के सारे क्या हैं, पठार हैं। और ये सब प्रायद्वीपीय इसके भाग हैं। तो आपको समझ आया होगा हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें चोटियाँ भी हैं, जैसे अरावली पर्वत है, चोटियाँ नहीं मतलब पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो ये आपको क्या है, पर्वत श्रेणियाँ पढ़नी है, और ये आपको क्या है, पठार पढ़ने हैं। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले जो दंडकारण्य पठार है, इसके बारे में कुछ भी आपसे कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन इससे अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वहीं से बात करेंगे। इसका विस्तार पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो इसका विस्तार महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। इन 5 राज्यों में इसका विस्तार है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इंद्रावती नदी, जो कि आपकी दंडकारण्य पठार से निकलती है। और ये बस्तर जो ज़िला है आपका छत्तीसगढ़ का, उसकी जीवन रेखा कहलाती है। छत्तीसगढ़ का ज़िला है बस्तर, उसकी जीवन रेखा ये कहलाती है इंद्रावती नदी। मतलब इस नदी से बस्तर ज़िले को
बहुत सारी उपजाऊ फर्टाइल लैंड मिलती है, बहुत सारे क्या हैं खनिज मिलते हैं, बहुत सारी इसमें क्या हैं ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इसको क्या बनाती है, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। अब इसमें दक्कन का पठार भी इसी में शामिल है, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार। लेकिन ये जो दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार है, ये इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। आपका यही पूछा जा सकता है ये किसमें है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं और इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। इनमें कुछ विशेष बातें हैं तो वो हम पढ़ते हैं। पहले एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ी सी, ये गुजरात में भी कुछ क्या है इसका भाग लगता है, क्योंकि ये वहीं से होकर तो बनता है। तो गुजरात की कुछ पहाड़ियाँ हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमको पहाड़ियाँ भी पढ़नी है। और ये मैंने उत्तर से दक्षिण की तरफ ये लगा दी हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगा दी हैं, मतलब इसी क्रम में ये गुजरात की पहाड़ियाँ, जैसे कच्छ की पहाड़ी है, कच्छ का आपका क्या है मैदान भी है, कच्छ की पहाड़ी भी है, कच्छ का रण भी है, मांडव पहाड़ी है, बरदा, गिरनार और गिर पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं गुजरात की हैं। तो गिरनार और जो गिर पहाड़ी हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। महाराष्ट्र की भी पहाड़ियाँ जैसे अजंता की पहाड़ी पता है आपको, बालाघाट, गाबिलगढ़, सतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं, ये महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं सर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये वाला एरिया क्या है, इसमें तो मैप है सर, इसमें एरिया तो है ही नहीं, इसमें सारा का सारा मैप है। इसमें देखते हैं एक बार मैप को, देखिए ये देखिए, पहले इसको जूम करते हैं और इसमें भी वही सारा कुछ दिया है जो अभी मैंने पिछले मैप में दिखाया था। ये आपका क्या है बुंदेलखंड का पठार, ये आपका क्या है मालवा का पठार, ये आपका क्या है बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, दंडकारण्य पठार। और ये दंडकारण्य पठार इतना सा बना है, और आप कहेंगे कि ये महाराष्ट्र में भी सर, हाँ तो बिल्कुल महाराष्ट्र में भी है सर ये, तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, बस इतना इसमें मैप में तो थोड़ा सा बना। ये आपका क्या है दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार आ तो इसमें ही रहा है ना। ये आपका तेलंगाना का है, ये आपका कर्नाटक का पठार है। तो ये सारे के सारे पठार, ये आपका शिलोंग का पठार है यहाँ पे, जिसको मेघालय का पठार भी कहते हैं। अब ये अरावली पर्वत रेंज, ये मतलब जो श्रेणियाँ इनको भी पढ़ना है हमको। देखिए क्या क्या पढ़ना है, अरावली पर्वत को पढ़ेंगे, विंध्यन पर्वत को पढ़ेंगे, सतपुड़ा को पढ़ेंगे, सतपुड़ा की एक श्रेणी मैकाल है उसको भी पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ेंगे। तो ये सारे मैदान हमको पढ़ने हैं। ऊपर ये आपके क्या है, ये पर्वत थे, ट्रांस हिमालय था, महान हिमालय था, मध्य हिमालय था और आपका शिवालिक हिमालय था। अब बढ़ते हैं आगे, मालवा के पठार से स्टार्टिंग करते हैं, बाद में इसकी चोटियों के बारे में बात करेंगे, जो अरावली वगैरह वगैरह हैं उनके बारे में। सबसे पहले मालवा का पठार, मालवा के पठार को पढ़िए। मालवा का पठार आपका ये रहा, आपका मैप में है, तो ये मालवा का पठार है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, देखिए राजस्थान से लेके इसका विस्तार राजस्थान में है, गुजरात में है और मध्य प्रदेश में, 3 राज्यों में इसका क्या पड़ता है विस्तार पड़ता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। मालवा के पठार को आप याद कर लीजिए, कहाँ पे है आपका ये, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। निर्माण इसका कैसे हुआ है, तो निर्माण सर इसका कैसे होता है, इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। किससे, लावा निकलता है ना, जो ज्वालामुखी वगैरह उठते हैं तो उनसे लावा निकलता है। तो लावा में जो कुछ अलग अलग तरीके के लावा निकलते हैं उनको अलग अलग तरीके का नाम दिया जाता है। तो वो लावा जो निकला जिससे बेसाल्ट चट्टानें कहलाएं, और बेसाल्ट चट्टानों को ही क्या कहा जाता है, काली मिट्टी वहाँ से ही निर्मित होती है, और काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं। तो ये कपास की खेती के लिए जो मालवा का क्षेत्र है बड़ा ही उपजाऊ है, यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलती है, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। और मालवा के पठार जो है ना, मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्यन पर्वत के बीच में स्थित है। जैसे कि आपका यहाँ पे ये आपकी क्या है अरावली है, ये आपकी क्या है अरावली, और यहाँ पे आपकी क्या है ये विंध्यन पर्वत है, यहाँ पे क्या है आपकी विंध्यन पर्वत है, या इस तरह से आपकी ये विंध्यन पर्वत मालूम कैसे आपकी है, विंध्यन पर्वत आपकी ऐसे 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 इधर को भी गई है, इधर को भी ऐसे गई है विंध्यन पर्वत, इस तरह से आपकी ये विंध्यन पर्वत है। तो ये मालवा का पठार जो है आपका ना, ये आपका विंध्यन पर्वत और अरावली के बीचों बीच में पड़ता है, स्थित है। अब इसका जो ढलान है वो उत्तर और पूरब में है। उत्तर पूरब सर कैसे हम समझें, जैसे कि ये आपका क्या है मालवा का प्लेटू यहाँ पे है, तो इसका ढलान इस तरफ को है, इस तरफ को, उत्तर और पूरब को, मतलब यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो इस तरफ को बह रही हैं, इस तरफ को। अभी जब मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा तो यहाँ से ये गंगा नदी निकलेगी, यमुना नदी निकलेगी, और यमुना में यहाँ से जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है मालवा के पठार से निकल के इसमें मिल जाएंगी, और बाद में यमुना भी इसमें मिल जाएगी गंगा में। तो अभी नदियाँ भी पढ़ना है हमको।
अब यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, मैंने बता ही दिया है। और ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, नदियों में बताऊँगा सहायक नदियाँ क्या होती हैं। बुंदेलखंड का पठार विस्तार जो है इसका वो यूपी और एमपी में है सर। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे है सर, अभी दिखाते हैं सर। ये वाला जो पठार आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका ब्लू ब्लू जो आसमानी कलर का है, वो आपका क्या है, ये आपका कैसा है, ये वाला सिर्फ ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। और बुंदेलखंड के पठार से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ते हैं तो वहाँ से बन सकता है कि यहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन वैसे तो आपका क्या है, ये विस्तार इसका क्या पूछा जाएगा, यूपी और एमपी में इसका विस्तार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका क्या है, विस्तार है। ऐसे ही आपका बघेलखंड का पठार है, इसका विस्तार आपका कहाँ कहाँ पे है सर, इसका यूपी में भी है, एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में है। बस इसका तीसरा एक और मिल गया, क्या, छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिल गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार हमको पड़ता है, और छोटा नागपुर का पठार सर कहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार सर ये रहा, एक बार फिर से ये वाला आपका छोटा नागपुर का पठार है। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं लेके आया हूँ इस छोटे नागपुर के पठार को। ये ज़रूर छोटे नागपुर का पठार है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त पठार है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ये जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में इसका क्या है, फैलाव है। इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल। देखिए यहाँ पे ये वाला, ये आपका झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तो इसका विस्तार याद रखना। और ये जो मालवा का मतलब छोटे नागपुर का पठार है, यहाँ से कुछ खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला का खनिज, जो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। मतलब जहाँ से अत्यधिक मात्रा में कोई चीज़ मिलती है तो उसको उस क्षेत्र का एक विशेष नाम दे दिया जाता है। तो कोयले के लिए इसको रूर प्रदेश कहा जाता है। मतलब ये यहाँ का कोयला, अगर आपको कहीं से बेहतर कोयला मिलेगा ना तो वो यहीं से मिलेगा। रूर प्रदेश है ये, कोयले के लिए ही जाना जाता है, एक फेमस एरिया है कोयले के लिए आपका क्या, छोटा नागपुर का पठार। और इसमें जो है 3 पहाड़ियाँ आपकी देखने को मिलती हैं, जैसे कि 3 पहाड़ियाँ नहीं, इसमें 3 पठार आपको देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे पहाड़ियाँ लिख दी हैं। यहाँ पे 3 पठार आपको मिलेंगे, जैसे कि रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। ये आपको पठार इसमें देखने को मिलते हैं। अब इनको देखते हैं कैसे कैसे आपको देखना है। देखिए यहाँ पे ये रांची का पठार है, ये आपका क्या है, हजारीबाग का पठार। अब रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में एक नदी निकलती है, वो आपकी क्या है, दामोदर नदी है। ये आपकी कौन सी नदी है, दामोदर नदी यहाँ से निकलती है बीचों बीच से, रांची और हजारीबाग के पठार से। और जो दामोदर नदी है वो आपकी क्या है, भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे कि ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ये नागपुर का पठार है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, नागपुर का पठार है। इस नागपुर के पठार में आपका रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार है, और एक कोडरमा का पठार है जो मैंने इसमें नहीं बनाया है। आपको उससे कोई लेना देना भी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। अब ये रांची और झारखंड हजारीबाग के पठार के बीच में आपका क्या है ना, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी ये कैसी है, भ्रंश घाटी में बहती है। सर ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का मतलब क्या होता है सर, नदी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इसका एक चित्र डाल दूँगा, तब आपको दिखाऊंगा कि ये भ्रंश घाटी में कैसे बहती है। क्योंकि आपको बता दिया तो आपको समझ नहीं आएगा, फिलहाल तो बता ही देता हूँ। जैसे आप कोई नदी बह रही है तो उसमें बहुत पानी चल रहा है, लगातार पानी चल रहा है, तब तो वो सही नदी है। लेकिन आपने कुछ नदियाँ ऐसी भी देखी होंगी, मतलब नदी तो है, अब नदी में कहीं कहीं पे आपका पानी है, कहीं पे गड्ढे हैं, मतलब कहीं पे गड्ढा नुमा पानी है, मतलब एक गड्ढा बना वहाँ पे पानी है, कहीं पे यहाँ पे, मतलब जहाँ तहाँ पे पानी, जैसे गड्ढे नहीं खुदे होते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है वो नदी, कहने को नदी है। तो वो क्या है, भ्रंश घाटी नदी कहलाती है। कहीं कहीं पे उसमें पानी है, कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो वो है। अब ये जो हजारीबाग का पठार है, जो छोटा नागपुर का पठार है, उसी में ये हजारीबाग का पठार है। अब इस हजारीबाग के पठार में एक चोटी पड़ती है जिसको बोलते हैं पारसनाथ चोटी। और इस पारसनाथ चोटी की जो हाइट है वो 1365 मीटर आपकी क्या है, ऊंचाई इसकी है। और ये छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये हजारीबाग की भी सबसे ऊंची चोटी है, और छोटे नागपुर पठार की भी सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है, पारसनाथ चोटी है। तो इस चोटी को आप याद रखना, कौन सी, पारसनाथ चोटी, इसको आप नहीं भूलेंगे। अब एक और पठार है कोडरमा का पठार। इसमें क्या है, जादूगौड़ा की खान पड़ती है, जो कि झारखंड के जिला सिंहभूमि में पड़ती है। झारखंड का एक ज़िला है सिंहभूमि ज़िला, तो वहाँ पे एक जादूगौड़ा की खान है जिसे यूरेनियम की खान कहा जाता है। यूरेनियम की खान मतलब
कोडरमा के पठार से यूरेनियम का पदार्थ निकलता है, यूरेनियम वाला खनिज निकलता है। तो यूरेनियम की खान आपकी कहाँ है? कोडरमा में है। और जितने भी आपके ये खनिज वाले एरिया है ना, ये आपके छोटा नागपुर के पठार में ही मिलेंगे। बहुत खनिज यहाँ पे मिलते हैं, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे कोयला हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपके मिलते हैं बहुत से। और एक जो झरिया प्रदेश है, झरिया क्षेत्र आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, झरिया क्या है? झरिया कोयला से संबंधित एक क्षेत्र है। और ये क्वेश्चन एक बार 10th के मतलब उसमें आया था कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया आपका क्या है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ पे होगा? ये झारखंड में ही होगा। झरिया कहाँ पे? झारखंड में है। और आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार, जो अभी हमने क्या देखा, ये नागपुर का पठार, और यहाँ पे हमने क्या है? मालवा का पठार। अब यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे रह गया? यहाँ पे ये मेघालय का पठार है। हम समझे कि मालवा का पठार लिखा हुआ है, क्योंकि मालवा और मेघालय वो थोड़ा सा एक जैसा दिखाना। तो ये मेघालय का पठार, जिसको शिलोंग का पठार भी बोलेंगे। तो ये मालवा का पठार, मालवा नहीं, मेघालय का पठार। यहाँ पे ये जो विस्तार है इसका कहाँ कहाँ तक मिलेगा? राजमहल की पहाड़ियों तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। सर ये राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये सर कहाँ पे? ये झारखंड में आपकी क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो ये है तो यहाँ पे, ये कहाँ पे? मेघालय में, लेकिन इसका विस्तार झारखंड तक आपको देखने को मिलेगा। और झारखंड जो है वो आपका कहाँ पे है? मेघालय, वहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेघालय का पठार जो है ना, वो तो शिलोंग में पड़ता है। और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय के पठार में पड़ती हैं, तो वो किस ज़िले में होंगी, किस क्षेत्र में होंगी, किस राज्य में होंगी? तो वो आपको क्या पता होगा? कैसे आप आइडिया लगाएंगे? फिलहाल तो वो कहाँ तक है? झारखंड तक फैला हुआ है। तो झारखंड में आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको शिलोंग का पठार कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, आप इसको याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समझेंगे यहाँ पे प्रायद्वीपीय तो इतना ही था, वहाँ से कैसे होगा? तो ये भी आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। तो ये आप याद रखना। अब इसमें 5 आपकी क्या है? पहाड़ियाँ पड़ती हैं शिलोंग के पठार में, मेघालय के पठार में। ये बोला तो शिलोंग और मेघालय का जाता है, लेकिन ये असम में भी लगता है। तो इसमें 5 प्रकार की पहाड़ियाँ जो हैं वो पड़ती हैं। अब उनको देख लेते हैं। एक तो गारो है, खासी है, जयंतिया, ये आपकी पहाड़ियाँ इसमें पड़ती हैं। अब जो गारो, खासी और जयंतियाँ हैं ये आपकी मेघालय में हैं, यानी कि शिलोंग के वाले पठार में हैं। और एक मिकिर है, रेगमा है, ये आपकी असम में पड़ती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी निकल के आती है। जो खासी आपकी पहाड़ी है, इसमें मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग, वो इसी पहाड़ी में है। जो शिलोंग आपका बसता है ना, शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी, वो आपकी कहाँ पे है? वो मेघालय की राजधानी खासी पहाड़ी में आपकी है, शिलोंग में। और एक स्थान है आपका चेरापूंजी, आपने सुना होगा, सर्वाधिक वर्षा वाला आपका क्षेत्र है चेरापूंजी और मानिसराम। तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र आपके कहाँ पे हैं? ये चेरापूंजी, मानिसराम आपके कहाँ पे हैं? ये मेघालय के पठार में हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाली आपकी क्या है? पहाड़ी इसमें खासी ही है। तो सबसे जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वो खासी पहाड़ी में होती है। और ये चेरापूंजी और मानिसराम आपके कहाँ पे हैं? ये खासी पहाड़ी में ही स्थित है। तो ये आपको समझ आया होगा मेघालय के पठार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब पठार जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्वतों के बारे में, जैसे कि अरावली पर्वत को पढ़ लेते हैं। अरावली के बाद विंध्यन को पढ़ लेते हैं। विंध्यन के बाद सतपुड़ा को पढ़ेंगे और फिर पूर्वी और पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे। अरावली पर्वत के, जो अरावली पर्वत है इसको क्या है? इसको पढ़ते हैं। तो अरावली पर्वत का जो निर्माण है वो आपका कैम्ब्रियन युग से चल रहा है। कैम्ब्रियन युग से पहले से इसका क्या है? निर्माण चल रहा है। जो कैम्ब्रियन युग आता है उसके पहले आपका क्या आता है? उसके पहले आर्कियन युग भी आता है, फिर आपका क्या आता है? कैम्ब्रियन युग आता है, फिर प्री कैम्ब्रियन युग आता है। तो ये जो अरावली पर्वत है ये उससे पहले का आपका क्या है? कैम्ब्रियन युग से पहले का आपका क्या है? इससे बना हुआ है और कैम्ब्रियन युग में भी बना है। और इसकी जो आप क्या बोलते हैं, इसकी जो लंबाई है, मतलब ये आपकी क्या है? अरावली पर्वत है यहाँ पे। तो ये यहाँ से आपकी ये जो लंबाई है यहाँ पे, ये इसकी 800 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ये हाइट नहीं है, इसकी लंबाई है। और ये सबसे प्राचीन मोड़दार बलित पर्वत है। कैसा है? सबसे प्राचीन है और मोड़दार है और बलित पर्वत है। तो इसको आप याद रखना, कैसा है? सबसे प्राचीन और मोड़दार और बलित पर्वत आपका यही है। अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराना पर्वत है और इसकी जो चट्टानें हैं वो कैसी हो चुकी हैं? अब वो
ऐसी चट्टानें हो चुकी हैं कि अब इसका क्या हो रहा है, अपक्षरण हो रहा है, अब ये नष्ट होने मतलब नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो ये अपशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है, ये अपशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है दोस्तों वो पालनपुर गुजरात मतलब यहाँ से लेके और गुजरात से लेके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली यानी यूपी वाले एरिया तक इसका फैलाव है। दिल्ली तक आपका फैलाव है। दिल्ली आपका कहाँ पे लगता है, यूपी वाले एरिया में ही तो लगता है। तो ये हरियाणा बढ़ियाणा तक आपका जाता है, आपका क्या है, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इन सभी क्षेत्रों में ये पड़ता है। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो गुरु शिखर है। इसमें एक चोटी है अरावली पर्वत में जिसका नाम है गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर चोटी इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो गुरु शिखर चोटी है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी लंबाई बोल दी यहाँ पे, इसकी हाइट है कितनी है, यहाँ पे लंबाई लिखा हुआ है, इसको आप हाइट मानिएगा क्योंकि ये सबसे ऊंची यहाँ की चोटी है। तो इसकी 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंची क्या है, ये चोटी है। और ये माउंट आबू की पहाड़ियों में आपकी पड़ती है। और माउंट आबू की जो पहाड़ियाँ हैं वो 1158 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं। औसत ऊंचाई उनकी क्या है, 1158 मीटर आपकी क्या है, उनकी ऊंचाइयाँ हैं। और उन्हीं में ये 1722 मीटर की ऊंची एक चोटी पड़ती है गुरु शिखर। और माउंट आबू में ही आपने सुना होगा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में ही है। अब ये जो माउंट आबू, गुरु शिखर, ये सारा का सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे है, ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ता है, जो राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है। तो माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। गुरु शिखर चोटी कहाँ है, राजस्थान में, सिरोही ज़िले में पड़ती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, जो रायसीना की पहाड़ी है जिस पर दिल्ली है ना, दिल्ली में आपने राष्ट्रपति भवन देखा है, नहीं देखा है तो पता तो है राष्ट्रपति भवन है। तो वो जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि जो रायसीना की पहाड़ी है वो अरावली पर्वत का आपका क्या है, हिस्सा है। जो दिल्ली में आपका स्थित है रायसीना पहाड़ी वो अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है और वहाँ पे राष्ट्रपति भवन निर्मित है। दक्षिण पहाड़ी जिसको जरगा हिल्स के नाम से जाना जाता है वो भी आपकी कहाँ पे है, राजस्थान में ही। जो राजस्थान की जो दक्षिणी पहाड़ी है जिसको जरगा हिल्स बोलते हैं वो 1220 मीटर आपकी क्या है, उनकी ऊंचाई है। और जो दक्षिणी पहाड़ी जरगा हिल्स राजस्थान में पड़ती है ये 1220 मीटर ऊंची तो है ही है। और इसके साथ साथ एक हर्षनाथ पहाड़ी भी यहाँ पे है जो कि 900 मीटर ऊंचाई पे है। हर्षनाथ पहाड़ी जिसकी 900 मीटर ऊंचाई है। गोरन घाट दर्रा है यहाँ पे जो कि गुजरात में पड़ता है, गोरन घाट दर्रा। तो गोरन घाट दर्रा आपका गुजरात में है, इसको आप याद रखना। गोरन घाट दर्रा वो अरावली पर्वत में ही आपका आता है, अरावली पर्वत का हिस्सा है आपका गोरन घाट दर्रा। और ये कहाँ पे, गुजरात में है। तो ये आपको पता होनी चाहिए गोरन घाट दर्रा कहाँ पे, ये गुजरात में भी है, राजस्थान में भी आपका होता है। ये कभी कभी आपको मिलेगा कि राजस्थान में है ये गोरन घाट दर्रा। तो ये गुजरात और राजस्थान के जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, वहाँ पे ये गोरन घाट दर्रा आपका पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल तो ये गुजरात में आपका माना जाता है। अब बिंद पर्वत को पढ़ते हैं। बिंद पर्वत सर देखिए यहाँ पे बिंद पर्वत के बारे में एक बार देख लीजिए। ये जो आपका बिंद पर्वत है ना, ये आपका ये वाला जो आपका एरिया है ये आपकी पहाड़ी क्या है, ये बिंदेन पर्वत है। और इन्हीं के बीच में हमने मालवा के पठार को देखा था। तो ये बिंदेन पर्वत आपका यहाँ पे है। और बिंदेन पर्वत भी आपका टेढ़ा बेड़ा टूटा फूटा आपका पर्वत है। और ये पर्वत आपका कैसा है, ये पर्वत आपका कैसा है, यहाँ पे आपका थोड़ा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या है, पीडीएफ में थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पे ये जो मैंने चित्र लगाया है ना, ये यहाँ पे इससे ये चीज़ यहाँ पे झक चुकी है। लेकिन आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पीडीएफ में उसको फिर से मैं आपको थोड़ा पीछे कर दूँगा और जो टेक्स्ट है उसको ऊपर कर दूँगा। यहाँ पे जो इसका विस्तार है वो मालवा के पठार से लेके, मालवा के पठार के दक्षिण में आपका क्या है, इसका विस्तार है। मालवा के पठार में इसका दक्षिण में जो, जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, मालवा का पठार है। तो मालवा का पठार के दक्षिण में ही तो ये पहाड़ी पड़ रही है ना। तो दक्षिण में 1120 मीटर तक इसकी क्या है, ऐसे नहीं आप ऐसे समझिए। यहाँ पे ये क्या है, मालवा का पठार। और मालवा के पठार के दक्षिण में 1120 मीटर दक्षिण में आपकी क्या है, 1120 मीटर का मतलब समझते हैं लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आप समझ ही जाते हैं।
तो मालवा के पठार के 1 किलोमीटर दक्षिण में आपका क्या है, अरावली वो विंध्यन पर्वत आपकी पड़ती है। और ये जो विंध्यन पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है वो 200 से लेके 600 मीटर तक आपकी ऊंचाई है। 200 मीटर से लेके इसकी 600 मीटर तक ऊंचाई इसकी है। और 200 मीटर आपकी बहुत बड़ी एक वो होती है, 200 मीटर आपका 200 मीटर से 600 मीटर तक आपकी औसत ऊंचाई इसकी है। और ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। जो दक्षिण भारत है और उत्तर भारत है उसको ये बैरियर का काम करती है, एक बाउंड्री का एक मतलब विभाजन का काम करती है। और जो पन्ना की खान है वो एमपी में पड़ती है। तो पन्ना की खान जो एमपी में पड़ती है वो विंध्यन पर्वत में ही आपकी स्थित है। पन्ना की खान विंध्यन पर्वत में आपकी स्थित है। और ये जो विंध्यन पर्वत है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट पत्थर से हुआ है। बलुआ पत्थर मतलब बालू, जिसमें जैसा लगता है जैसे रेत की हो, बालू जैसा ये पत्थर हो, तो उससे इसका निर्माण हुआ है। और ये क्वार्टजाइट के पत्थरों से निर्माण इसका हुआ है। और इसका जो विस्तार है वो गुजरात की खंभात की खाड़ी से लेके, जो गुजरात में खंभात की खाड़ी आपको पड़ती है ना, क्या पड़ती है, खंभात की खाड़ी से लेके, जैसे गुजरात में खंभात की खाड़ी, फिर एमपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा और सोन और गंगा का जो क्षेत्र है, सोन नदी और गंगा का जो क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार है। और गंगा का तो आपको विस्तार आपको पश्चिम बंगाल तक आपको देखने को मिलेगा। और ये गुजरात से लेके आपका क्या है, पश्चिम बंगाल तक आपकी ये बैरियर का काम करती है आपकी क्या, यही आपकी पहाड़ी, क्योंकि ये आपकी ऐसे आपको गई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये गुजरात तक आपकी, गुजरात से लेके गुजरात है, एमपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा सभी जगह ये फैला हुआ है आपका क्या, विंध्यन पर्वत श्रेणी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मैंने शायद मैप यहाँ पे है कि नहीं है, ये आपका क्या है मैप, यहाँ पे आपका इस मैप में आपको ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दिख रही होगी ये। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए, इस मैप में भी देख लीजिए, तो ये आपकी है। सबसे पहले तो यहाँ से समझिए ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। कौन, सतपुड़ा कहाँ पे, विंध्याचल के दक्षिण में है। तो अब पढ़ते हैं सतपुड़ा को, हालांकि ये मैंने लिख भी लाया हूँ। तो ये एक भ्रंश पर्वत है, टूटा फूटा पर्वत है, मतलब कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, टूटा फूटा पर्वत आपका है, ब्लॉक माउंटेन इसको कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपकी 3 पहाड़ियाँ आती हैं। और वो 3 पहाड़ियाँ कैसी हैं आपकी, एक तो राजपीपला की पहाड़ी है जो गुजरात और एमपी में पड़ती है। एक आपकी क्या है महादेव पहाड़ी है जो कि आपकी केवल एमपी में पड़ती है। और एक आपकी मैकाल पहाड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एमपी में ही पड़ती है। अब इन पहाड़ियों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि मैकाल पहाड़ी है तो इसको ही सबसे पहले देख लेते हैं। मैकाल पहाड़ी से एक नदी निकलती है। मैकाल पहाड़ी में एक अमरकंटक चोटी है जो कि 1192 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अमरकंटक चोटी जिसकी 1192 मीटर ऊंचाई है, किसकी, अमरकंटक की। और अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। कौन सी, नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। अभी मैं बताऊंगा नर्मदा नदी और सोन नदी के बारे में आपको बताऊंगा। तो नर्मदा और सोन नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अब यहाँ पे आपको आइए, जैसे राजपीपला ये कहाँ पे, गुजरात और एमपी में है, महादेव आपका एमपी में है। और सतपुड़ा पर्वत और मध्य प्रदेश दोनों की एक सबसे बड़ी ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आपकी एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है धूपगढ़। तो ये जो धूपगढ़ है ये मध्य प्रदेश और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और ये यहीं पे आपकी पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है आपकी धूपगढ़ चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। मतलब सतपुड़ा पर्वत की आपकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आपकी कौन सी है, ये आपकी क्या है, धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर आपकी क्या है, ऊंचाई है। तो ये आप याद रखना, सतपुड़ा और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी 1350 मीटर आपकी क्या है, हाइट है। और मैकाल में जो अमरकंटक चोटी है उसकी आपकी 1192 मीटर आपकी क्या है, हाइट है। अब नोट करके मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में एक नदी चलती है उसका नाम है नर्मदा। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक नदी चलती है उसका नाम है ताप्ती नदी। कैसे सर, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत है, मैं आपको अभी 1 मिनट, शायद मैप तो है नहीं मेरे पास वैसा कुछ, मैं शायद लाए नहीं हूँ मैप, उसमें ऐसा कुछ मैप होता तो मैं आपको बताता। अब जैसे ये अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी आपकी ये निकलती है ऐसे। तो नर्मदा नदी के
तो सतपुड़ा पर्वत मान लिया ये आपका, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये आपका क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। तो ये नर्मदा नदी यहाँ से जो निकलती है वो इसके उत्तर में बहती है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में आपकी क्या है, नर्मदा नदी। यहाँ पे फिर से मैं बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा मोटा लेता हूँ। ये आपका क्या है, मान लिया कि सतपुड़ा पर्वत है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी नदी लेता हूँ, मतलब हल्की सी नदी एक लेता हूँ। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा तो कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, रुको ऐसे ही बता देता हूँ। ये आपका क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। और इसके जो अमरकंटक से जो नदी निकलती है नर्मदा, वो आपके इधर बहती है। और एक नदी और भी है जो ताप्ती है, वो आपकी इसके इधर बहती है। तो आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में है और उसके दक्षिण में आपकी क्या है, ताप्ती नदी है। और ये दोनों नदियाँ पैरेलल चलती हैं, ये भी इधर को चलती है, ये भी इधर को चलती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी भी था। और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत में एक हिल स्टेशन है। क्या है, एक हिल स्टेशन। ये पेन में चेंज करता हूँ इसको। यहाँ पे क्या है, एक हिल स्टेशन है। और वो जो हिल स्टेशन है उसका नाम है पंचमढ़ी, जो कि 1334 मीटर आपका क्या है, 1334 मीटर जो है पंचमढ़ी की जो चोटी है वो 1334 मीटर आपकी क्या है, ऊंची है। तो 1334 है आपकी क्या है, ये पंचमढ़ी की चोटी है। यहाँ पे हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी। और इस पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और ये एमपी में पड़ती है। तो सतपुड़ा की रानी किसको कहा गया है, पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी कितनी ऊंची है, 1334 मीटर। कहाँ पे है, यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है, एमपी में है। तो ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत। अब इतने बेहतर ढंग से मतलब मैं इसको सजा के लाया हूँ तो आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देख लेते हैं। उसके बाद आपकी क्लास ख़त्म कर देंगे, मतलब क्लास एंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट, ये वाले आपके घाट क्या हैं, ये वाले जो घाट हैं आपके पश्चिमी घाट हैं। और ये वाला जो घाट है आपका, ये पूर्वी घाट है। तो इनको अब पढ़ना है हमको। अब इनको देखिए, बड़े वैसे पढ़ते हैं, एकदम क्या बोलता हूँ मैं, लॉजिकल वे में पढ़ते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है पश्चिमी घाट का, जिसको सह्याद्री कहते हैं। जैसे हिमालय का नाम आपने देखा था हिमाद्री, ऐसे इसका नाम है सह्याद्री। इसकी जो आपकी लंबाई है वो 1200 से लेके 1600 किलोमीटर तक है। 1200 से लेके 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलती है। किसकी, आपकी पश्चिमी घाट की। यहाँ से मतलब यहाँ तक जो ये पश्चिमी घाट है ना, ये 1200 से लेके 1600 तक आपको देखने को मिलेंगे। 1600 किलोमीटर तक फैले हैं ये। और विस्तार जो है, ताप्ती नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और वो कन्याकुमारी तक, मतलब जो महाराष्ट्र की ताप्ती नदी है ना, महाराष्ट्र की, यहाँ पे कहीं पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से निकलती है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी आपकी ऐसे बहती है। तो यहाँ ताप्ती नदी से लेके यहाँ जो कन्याकुमारी तक है, यहाँ तक इसका क्या है, विस्तार है। किसका, पश्चिमी घाट का। ऐसा ना समझ लेना कि ताप्ती नदी का कन्याकुमारी तक विस्तार है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। और उत्तर में जो इसकी चौड़ाई है, मतलब इस साइड में जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर की। दक्षिण में आप जैसे इसको बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर तक हो जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है, मतलब इस पर्वत की जो ऊंचाई है, यहाँ पे जो मैदान पर्वत पड़ता है, घाट पड़ता है, इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो 1000 किलोमीटर तक इसकी। अब यहाँ पे किलोमीटर ले गया, मतलब कितना ही, इतनी ऊंचाई थोड़ी ना हो सकती है। 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो ये किलोमीटर आप काट देना, यहाँ पे क्या है, मीटर है। अब इसको हमने अभी बोला था कि इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री। तो ये जो है ये आपका क्या है, पूरा का पूरा सह्याद्री है। पश्चिमी घाट है मतलब कि सह्याद्री है। लेकिन इसको भी, ये इधर का आपका उत्तरी सह्याद्री है, इधर आपका क्या है, दक्षिणी सह्याद्री है। अब उत्तरी सह्याद्री की एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है सर्वोच्च शिखर, जिसको बोलते हैं कलसूबाई, एक है यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तरी जो आपका क्या बोलता हूँ, उत्तरी जो सह्याद्री है, उत्तरी जो पश्चिमी घाट है, उसको हम, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, शिखर है, वो आपका कलसूबाई है। कलसूबाई आपका कहाँ पे है सर, ये महाराष्ट्र में है सर। कलसूबाई आपकी चोटी महाराष्ट्र में पड़ती है। और एक चोटी और पड़ती है गुजरात में, जो कि गिर पहाड़ी है, जिसको गिर पहाड़ी कहते हैं। तो ये भी आपकी उत्तरी सह्याद्री का ही एक भाग है। अब उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री को देख लेते हैं। तो दक्षिणी सह्याद्री में एक चोटी है, कुद्रेमुख चोटी है, जो कि 1894 मीटर आपकी क्या है, ऊंची है। कितनी है, कुद्रेमुख आपकी चोटी है और ये 1894 मीटर ऊंची चोटी है। और एक और दूसरी चोटी है जिसका नाम है पुष्पगिरी, जो कि 1714 मीटर आपकी ऊंचाई है इस चोटी की।
तो ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री आपका था। अब यहाँ पे जो चोटियाँ हैं उन चोटियों के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने देख ली चोटियाँ। अब और चोटियाँ हैं, जैसे कि एक महाबलेश्वरम आपको चोटी देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। तो सर मिलती तो है, तो महाबलेश्वरम जो चोटी सर है ना महाराष्ट्र में, उसकी 1450 मीटर हाइट है सर। इतनी हाइट है सर, हाँ इतनी हाइट है सर। और ये कहाँ पे है सर? महाराष्ट्र में है। और यहाँ से क्या निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से निकलती है, और महाबलेश्वरम आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से आपकी महाबलेश्वरम, महाबलेश्वरम से कृष्णा नदी निकलती है। और उसके नीचे एक ब्रह्मगिरी चोटी पड़ती है। तो ब्रह्मगिरी आपकी कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ पे मैंने ये जो हाइट है ये इसकी सही से मेंशन नहीं की है, ये कट कॉपी पेस्ट हो गया, और मुझे याद तक नहीं रहा यहाँ पे इसकी कितनी हाइट है। या तो यहाँ पे इसकी हाइट मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो अभी याद नहीं है यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, लेकिन मतलब ये कट कॉपी पेस्ट करने में ऐसा हो जाता है। तो इसकी ये हाइट ये वाली नहीं है। और यहाँ पे ब्रह्मगिरी चोटी आपको इतना याद रखना है, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। देखिए सबसे पहले का कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वरम से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी और भी पहाड़ियाँ हैं। तो ये आप देखिए यहाँ से, ये आपकी पहाड़ियाँ आपसे यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अनाईमुड़ी पहाड़ी आपकी कहाँ पे है? पश्चिमी घाट की है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो हाइट है वो 2600 कितनी है? 2695 मीटर इसकी हाइट है अनाईमुड़ी चोटी की। ये केरल में है। अब यहाँ पे एक कार्डमम की पहाड़ी भी पड़ती है केरल में, जिसको इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। और केरल को मसालों का उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ के मसाले बहुत फेमस हैं, तभी तो पुर्तगाली लोग यहाँ पे टिक पाए थे, यहाँ पे आए थे कोचिन में। अब यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी भी पड़ती है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है सर? नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है सर। यहाँ तक इसका विस्तार है सर। हाँ सर, इसका इतना विस्तार है। और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहीं पर मिलते हैं। जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे जो मिलते हैं, यहाँ पे तो यहीं पे आपका क्या है? देखिए कहाँ पे मिलते हैं। जैसे ये आपका पश्चिमी घाट आया, ये आपका पूर्वी घाट आया, तो यहाँ पे आपकी क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है ना नीलगिरी की, वो डोडा बेट्टा है। और डोडा बेट्टा भी आपकी कहाँ पे है? केरल में। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे टोडा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी में आपकी टोडा जनजाति पाई जाती है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा है, जो कि 2637 मीटर आपकी ऊंची है। केरल में एक शांत घाटी भी पाई जाती है, जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन, बहुत ज़्यादा आपकी क्या है? दलदल, बहुत ज़्यादा आपके क्या है? एक तरीके से हरे भरे मैदान, हरे भरे जल, हरे भरे मतलब क्या है? पेड़ पौधे आपके बहुत ज़्यादा घने घने आपके क्या हैं? एक तरीके से जंगल पाए जाते हैं शांत घाटी में। तो ये इसको शांत घाटी कहा जाता है। ये सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसा कि ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा अमेजन जंगल में ये सारी चीज़ें, वैसा ही है। अब यहाँ पे एक तमिलनाडु में एक पलानी पहाड़ी भी पड़ती है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपकी क्या है? महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं। ये आपकी वर्धा पहाड़ी गुजरात की है। ये आपकी मांडव पहाड़ी आपकी कहाँ पे है? गुजरात में। मैंने महाराष्ट्र बोल दिया। ये गुजरात की मांडव है, वर्धा है, गिर पहाड़ी है, कलसूबाई आपकी महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वरम आपकी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ब्रह्मगिरी आपकी कर्नाटक में, डोडा बेट्टा केरल में, अनाईमुड़ी आपकी कहाँ पे है? केरल में है। तो ये आपको पहाड़ियाँ याद रखनी हैं। ये मैप में भी मतलब इस तरह से आपकी दी हुई हैं, आपको इसको देख सकते हैं इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं और इधर वाली पहाड़ियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमको पूर्वी घाट को पढ़ना होगा। और पूर्वी घाट को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे पूर्वी घाट कहाँ गया? पूर्वी घाट किधर गया? पूर्वी घाट, एक मिनट, अच्छा पूर्वी घाट को तो बाद में देखेंगे, पहले ये मैप देख लेते हैं। ये जो मैप है मतलब वही मैप है जो अभी मैंने उसमें दिखाया, ये आपका वही मैप है। तो ये आपकी क्या है? सारी की सारी आपको क्या दिख रही हैं? चोटियाँ आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ये लगातार आपके क्या है? चोटियाँ आपको दिख रही होंगी इस तरह से। एक बार पेन को कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। पेन का कलर ये रहा। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? लगातार चोटियाँ हैं। और इधर भी आपकी क्या है? चोटियाँ हैं। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं। अब ये पूर्वी और पश्चिमी घाट आपको मैप में तो दिख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ पे हैं। अब इसमें क्या है? ये रहा आपका पूर्वी घाट जो है, इसका जो विस्तार है वो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में है। कहाँ पे? पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो उड़ीसा
आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में है। कहाँ पे? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में है। और ये आसतत पर्वत श्रृंखला है। आसतत सर कैसी होती है सर? ये टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला है। जैसे यहाँ पे कुछ पहाड़ी है तो यहाँ पे होगा, बीच में नहीं है, यहाँ पे है फिर यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से ये पहाड़ी टूटी फूटी पहाड़ी है। असतत मतलब ये सतत श्रृंखला नहीं है, इसमें लगातार पर्वत श्रेणी नहीं है, इसमें टूटा फूटा पर्वत श्रेणी आपका पाया जाता है पूर्वी घाट में। और ये महानदी उड़ीसा से लेके नीलगिरी जो तमिलनाडु है वहाँ तक ये फैली हुई है। ये भी 800 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है। जैसे कि अरावली हमने देखा था 800 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ था। तो महानदी तक ये फैला हुआ है आपका नीलगिरी से। नीलगिरी जो उड़ीसा की नदी है आपकी महानदी, और ये नीलगिरी आपकी क्या है? पहाड़ी है तमिलनाडु की। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे आपकी क्या है? उड़ीसा की एक नदी उड़ीसा है, यहाँ पे महानदी है, यहाँ से आपका क्या है? ये तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और इसकी जो तमिलनाडु में चौड़ाई है ना, वो इसमें जो 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। कितनी? 100 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी। तमिलनाडु की तरफ अगर आप पहुँचेंगे तो उसकी चौड़ाई कितनी है? नहीं, उड़ीसा में। देखिए मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। देखिए उड़ीसा में आप पहले देखिए 200 किलोमीटर तक आपकी, यहाँ पे उड़ीसा में 200 किलोमीटर तक आपकी इसकी चौड़ाई मिलेगी। और जैसे ही आप तमिलनाडु में यानी कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? ये 100 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई रह जाएगी। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 760 मीटर आपकी क्या है? ऊंचाई है 760 मीटर ऊंचा ये पर्वत है, यानी कि पूर्वी घाट है। यहाँ पे जो पर्वत है वो 760 मीटर ऊंचे पर्वत आपको औसतन मिलेंगे। और पूर्वी घाट पर्वत जो है वो बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलता है। ये आपकी क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है तो ये आपका क्या है? इसके समानांतर ही तो पूर्वी घाट है। बिल्कुल सही बात। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदागाड़ा है सर। जिंदागाड़ा सर, हाँ जिंदागाड़ा कहाँ पे है सर? ये आपकी सर जिंदागाड़ा आंध्र प्रदेश में है, अराकू घाटी में। अराकू घाटी किसके लिए सर फेमस है? बागान के लिए। जो बागान होता है ना, बागानी फसलें जैसे कॉफ़ी होती है, तो ये कॉफ़ी बागान के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी। तो अराकू घाटी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बागान कॉफ़ी कहाँ पे? यहीं पे है। पहले इससे एक बात पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो जिंदागाड़ा चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी है आपकी पूर्वी घाट की। लेकिन पहले आपकी महेंद्रगिरी चोटी होती थी सबसे ऊंची, जो कि 1501 मीटर आपकी ऊंचाई इसकी है। और ये सबसे पहले आपकी यही सबसे ऊंची चोटी होती थी पूर्वी घाट की, जो कि महेंद्रगिरी है। फिलहाल तो महेंद्रगिरी आप क्या याद रखिए, ये महेंद्रगिरी आपकी उड़ीसा में है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी कहाँ पे है? जिंदागाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ की चोटियों के बारे में जान लेते हैं। एक बार इन चोटियों को देख लेते हैं। मैंने क्रम से लगा के लाया हूँ। जैसे यहाँ पे ये आपके क्या हैं? जो आपके क्या हैं? ये लेटर जो बने हुए हैं ना, लेटर, ये आपके NBP, NSJ और SP देखिए नीचे क्या है आपका? SP है, ऊपर आपका NSJ है, नीचे उसके ऊपर का NBPS, NBPN, SJ, SP। ये आपका क्या है? एक तरीके से चाहे आप ट्रिक मान लीजिए, चाहे आप इस तरीके से याद कर लेते हैं ये कोड, तो आपको क्या है? ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपको दिमाग में आ सकती हैं। अब ये किस तरह से हैं आपकी? इधर से ऊपर से आपको इधर की तरफ है। मतलब ये सबसे पहले आपकी इधर की पहाड़ी आपकी क्या है? नल्ला मलाई हिल्स है, तो ये आपकी नल्ला मलाई हिल्स है। उसके बाद आपकी क्या है? बेनुकोंडा है, तो ये आपकी बेनेकोंडा है। उसके बाद आपकी क्या है? पालकोंडा है। और ये पालकोंडा जो सर यहाँ पे ये आपकी पालकोंडा है। उसके बाद आपकी क्या है? नंगारी है, तो ये नंगारी है सर। उसके बाद आपकी शेषाचलम, तो ये वाला ये जो ब्लैक ब्लैक आपका दिख रहा है ये शेषाचलम है। और यहाँ पे मैंने 1 मिनट में थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, ये वाला पेन लेता हूँ, अब दिखाता हूँ। तो ये आपका क्या है? ये आपकी शेषाचलम है। और शेषाचलम मैंने यहाँ पे ये बना दिया, शेषाचलम यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं था। और शेषाचलम के नीचे आपकी कौन सी है? जबादी है, फिर उसके नीचे सेबराय है, उसके नीचे पंचमलाई है, सिरुमलाई है और पलानी है। तो ये इस तरह से आपकी क्या है? पहाड़ियाँ हैं। अभी ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक, नल्ला मलाई, बेनेकोंडा, पालकोंडा, नांगारी, शेषाचलम, इनका आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है और ये इनका स्थान भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी आपकी आंध्र प्रदेश में। और ये जबादी से लेके जबादी, सेबरोय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, ये आपकी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं चोटियाँ को। और ये चोटियाँ देखिए यहाँ पे, ये जैसे कि जबादी है, सेबरोय है, पंचमलाई है, सिरुमलाई है, पलानी हिल्स है। और यहाँ पे क्या है? बरुनसद हिल्स है। यहाँ पे एक और हिल है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे बरुनसद हिल भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी आपकी क्या है? यहाँ पे हिल्स हैं पूर्वी घाट की। तो इनको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी है बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को
लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए ये वाला टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। और पीडीएफ में जो इतिहास की है वो तो पेड है मेरी, और उस पेड को मैं एक तरीके से अब मैं उसको प्रिंटेबल पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जैसे अभी उसकी जो एक स्लाइड है वो एक पेज में आ रही है, अब वो एक स्लाइड को मैं 2 पेज मतलब 2 स्लाइडों को एक पेज में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप उसका प्रिंट निकलवाते हैं तो आपका जो खर्चा आने वाला है वो आधा हो जाएगा। और अगर आप खुद प्रिंट मतलब आपके पास कोई व्यवस्था ऐसी है कि आप प्रिंट निकाल सकते हैं खुद, तो आपके लिए तब भी आपके लिए आसानी बात है। अगर आप कहीं निकलवाने जाएंगे तब भी उसको आसानी होगी। और फिलहाल तो मैं कहूँगा पीडीएफ को आप पीडीएफ में ही पढ़ें, उसको प्रिंट ना निकलवाएं तो ही बेहतर है, तभी आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो फिलहाल उसमें ही मिलते हैं, आगे बात करते हैं।